आइए आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेशन क्या होता है? पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि ये देखा था कि हमारे इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ। तो आज हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन में किस तरह से O2 सेल में जाता है, फिर उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन को हम लोग कहेंगे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहला है? हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। ये क्या कहलाता है? हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। तो मान लीजिए फूड हो जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। फूड जो है वो ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन आया, मतलब ब्रीद इन किए तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से आता है। ये हमारा सेल हो गया। तो फिर क्या हुआ? इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई इस फूड का, फिर एनर्जी रिलीज हुआ और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 और वाटर बाहर निकला। ठीक है, इस तरह से रिस्पायरेशन हमारे कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सो ऑल्सो रेफर टू एज सेलुलर रिस्पायरेशन। हम सेलुलर रिस्पायरेशन में इसको कहेंगे। आगे देखते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं क्या रिस्पायरेशन जो है, इसमें दो टर्म जैसे कि आता है। जैसे एक हम लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग, दूसरा बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग हो गया कि जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इंटेक करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 को बाहर आना, ये ब्रीदिंग कहलाया। ब्रीदिंग जो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन हम जो रिस्पायरेशन बोलते हैं ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो देखते हैं फिर, मान लो ब्रीदिंग है, इसमें क्या होता है कि O2 जो है इन किया और CO2 सेल से बाहर हुआ। यही क्रिया होता है हमारा ब्रीदिंग, यानी ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। ये कह सकते हैं ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल। रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन जो है ब्रीदिंग से बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। रिस्पायरेशन इंक्लूड ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिक टू रिलीज एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर जो है किस तरह से एनर्जी का रिलीज होता है। यानी अब देखते हैं कि एनर्जी जो रिलीज, जैसे बोले कि ऑक्सीडेशन हुआ फूड का तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी जो है हमारे सेल में किस तरह से स्टोर रहता है? क्या कहेंगे? हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड। इसको देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड, सेल के अंदर किस तरह से स्टोर रहता है? हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है जो रिलीज होता है वो सेल में जितनी ज़रूरत है, मान लीजिए सेल के रिपेयर के लिए या अदर फंक्शन के लिए वो यूज करता है। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है वो स्टोर होता है हमारे सेल के अंदर, स्टोर करके रखता है। और इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में स्टोर जो रहता है, किस फॉर्म में रहता है? ATP के फॉर्म में। तो देखते हैं किस तरह से ATP प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए हमारा सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर जो है ATP स्टोर एनर्जी के रूप में रहता है और इसमें ADP भी रहता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कह सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ फॉस्फेट भी बोल सकते हैं।
फॉस्फेट का है या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सब सेल में पहले से ही मौजूद होता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एटीपी बनता है सेल में एनर्जी रिलीज होने के बाद। सबसे पहले देखें कि एटीपी को हम लोग कहते हैं क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी को हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी को कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है उसको सिर्फ फॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटीपी जो होता है ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है, एडीपी जो होता है ये लो एनर्जी कंटेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो किस तरह से यूज होता है वो एटीपी को बनाने में। तो पहला हम लोग देख लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration is used to make ATP molecules। तो क्या होता है सेल में, सेल में हम लोग जानते हैं पहले से एडीपी है, तो एडीपी और से फॉस्फेट जुड़ता है जिसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट। और जो एनर्जी रिलीज हुआ रिस्पायरेशन में वो एनर्जी लगेगा, ये फ्रॉम रिस्पायरेशन है। तो फिर क्या बन जाता है हमारा एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी जो है स्टोर रहता है हमारे सेल के अंदर। इन कहाँ रहता है ये, स्टोर इन सेल, सेल के अंदर स्टोर रहता है। अब मान लीजिए कि ये रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी आया यूज हुआ कुछ, बाकी क्या हुआ स्टोर हो गया एटीपी ग्रुप में। अब सेल को ज़रूरत है, मान लीजिए स्टोर है पहले से एटीपी, अब सेल को ज़रूरत है कि हमको फिर से एनर्जी चाहिए, तो डायरेक्ट एटीपी यूज नहीं होता। तो एटीपी फिर क्या करता है, सेल में जो मौजूद वाटर होता है उससे मिल करके टूटता है एडीपी में और फिर से एनर्जी रिलीज होता है। देखते हैं किस तरह से होता है। दूसरा देखते हैं, when the cell needs energy, जब सेल को एनर्जी की जरूरत होता है तो जो एटीपी स्टोर है वो किस तरह से बनेगा। एटीपी जो है सेल में वाटर मौजूद है पहले से, वाटर से को यूज करता है और फिर से एडीपी बनाता है। फॉस्फेट भी अलग होगा, जिससे मिलके बना तो सारे कुछ अलग होंगे। फॉस्फेट प्लस में क्या कहते हैं एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी जो फिर से सेल जो है यूज करेगा, निकल सकते हैं कि फॉर यूज इन सेल। इस तरह से सेल को जब भी जरूरत पड़ता है एटीपी को वाटर में डिजोल्व होता है, वाटर से रिएक्शन करता है, यूज करता है और इस तरह से एनर्जी का निर्माण होता है जो कि सेल फिर से यूज करता है। यही प्रोसेस जो लगातार हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं कि एनर्जी जो रिलीज होता है हमारे सेल के अंदर, इसमें यदि ऑक्सीजन के हेल्प से भी, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं भी मिले, एब्सेंस भी हो, तो भी एनर्जी जो है हमारे सेल में रिलीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है फिर भी एनर्जी रिलीज होगा, यदि नहीं भी है फिर भी एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। यानी दो तरह से होता है। इसी आधार पर जो है रिस्पायरेशन जो उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर हम रिस्पायरेशन को दो भाग में बांटते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। कर सकते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। इसी आधार पर रिस्पायरेशन को दो भाग में बांटे हैं,
एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ये होता है विथ एयर, ठीक है। एरोबिक जो है, एरोबिक का मतलब हो गया कि विथ एयर, यानी एयर चाहिए, यानी इसमें ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर। क्लियर है यहाँ से? एरोबिक है तो एयर चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए। एनएरोबिक है तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्रिया होती है, ठीक है। तो हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन पहला वाला पहले देखते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन तो पहले पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि किस तरह से होता है। सबसे पहले जो फूड है हमारा वो सेल में आता है। किस फॉर्म में आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। हमारी ये ग्लूकोज है, इस सेल में है मौजूद। ये 1 मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इसका 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। इसका जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी टूटता है इसमें पायरुविक एसिड में, जिसको हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पायरुवेट कहते हैं, पायरुवेट, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल से बनता है। ये भी याद रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बना, 2 मॉलिक्यूल्स हुआ। ये जो होता है पायरुविक एसिड, इसका हम लोग अगर फार्मूला लिखना चाहें, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस तरह से होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। हम क्या देखते हैं कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी 3C, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज। इसका लिखना चाहिए आप तो C6H12O6, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि उन कितने कार्बन का होता है। ये टूट गया तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 जो बना, ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस में ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये कहाँ पे होता है? इन साइटोप्लाज्म। मान लीजिए सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, जो कि वहाँ ये क्रिया होता है। हमारे सेल है, हम जानते ही हैं, न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये प्रोसेस इसी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना? पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इसमें O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। अब यही जो पायरुवेट जो बना है हमारे साइटोप्लाज्म में, इसी में क्या होता है? पायरुवेट में ये आगे बढ़ता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है। इन कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ये प्रोसेस कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रोसेस कहाँ होगा? क्योंकि ऑक्सीजन हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा। फिर पायरुवेट से इस तरह से ऑक्सीजन मिला तो फिर क्या बनता है? ये बनता है 6CO2 और 6 वाटर बनता है इस तरह से, और 38 या 36 ATP का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं? बहुत ही हाई एनर्जी कंटेंट 38 ATP का, इतना ATP हमको, यानी बहुत सारा एनर्जी मिला। ये एनर्जी है, यानी ये जो क्रिया है पायरुविक एसिड से ATP का बनना, ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोसेस होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या तो पायरुवेट का क्या हुआ? ये फेट हुआ, पायरुवेट फॉर्म रेस्पिरेशन। ये डिपेंड किया कि O2 मिला तो क्या हुआ? 38 ATP का निर्माण हुआ, साथ में O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, जो कि निकल जाता है बॉडी से बाहर। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑल ऑर्गेनिज
which obtain energy by aerobic respiration cannot live without oxygen. This is because if there is no O2, they cannot get energy from the food which they eat. ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आज जैसे किस में होगा एरोबिक रिस्पायरेशन? एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, मैन में है, यानी हम लोग हुए, या ऑल एनिमल्स है, जितना भी डेवलप प्राणी है सब में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कर सकते हैं ऑल एनिमल्स है, या अर्थवर्म है, अर्थवर्म में भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। फ्रॉग है, इंसेक्ट है, सब प्लांट है, सब में क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यानी इस तरह से एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। आगे देखते हैं। दूसरा है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी जब एयर यानी O2 के एब्सेंस में होता है रिस्पायरेशन, वो लोग कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। उसको देखते हैं किस तरह से होता है। नंबर 2 कौन सा हो गया? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन पहले बोल चुके हैं। विदाउट एयर लिख चुके हैं पहले ही हम लोग, विदाउट एयर, इसमें एयर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है इसका रिस्पायरेशन। इसे एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, सर्टेन बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया भी जिसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। सर्टेन बैक्टीरिया कर सकते हैं। इसमें किस तरह होता है रिस्पायरेशन? से वही होगा, फूड जो हमारा सेल में है, ग्लूकोज, इसका सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ये होता है साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। फिर पायरूवेट बनता है, या पायरूविक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग। ये जो पहले करवा चुके एरोबिक में, सेम चीज़ यहाँ तक। यानी हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया और पायरूविक एसिड या पायरूवेट बनना जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ही ये इतना प्रोसेस जो कॉमन होता है। फिर आगे है कि ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक हो जाएगा रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। यहाँ तक जो है दोनों प्रोसेस में कॉमन होता है, यहाँ तक का प्रोसेस। पायरूवेट बना, हम लोग पायरूविक एसिड कहते हैं। ये 1 मॉलिक्यूल है, इससे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बना। हमारे O2 नहीं मिला, इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रही है। ये प्रोसेस जो है कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस नहीं होगा। ये भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा, इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? इथेनॉल का निर्माण होता है, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इथेनॉल बना और साथ में 2 CO2 बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है। यही एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्रिया हम लोग क्या देखते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन में सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसे। और हम लोग क्या देखते हैं? बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बना, 2 ATP मात्र बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे कम ही एनर्जी चाहिए जिंदगी के लिए, इतनी एनर्जी में इसके सेल का काम चल जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इन एब्सेंस ऑफ O2 इन साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि जो फूड है हमारा, यानी जो ग्लूकोज है, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें हमें 2 ATP का मिलता है। अब कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे कि ह्यूमन में हम लोग बोलते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, उस केस में क्या होता है? हमारे अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है, जिसमें
बता रही हूँ, देखिए हमारे मसल सेल में हमेशा नहीं होता, जरूरत पड़ने पर होता है। जैसे कह सकते हैं कि व्हेन वी ऑब्टेन एनर्जी बाय जैसे हम लोग हैं ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रिस्पायरेशन, बट एरोबिक रिस्पायरेशन कैन समटाइम्स टेक प्लेस इन आवर मसल्स, यानी हमारे मसल्स में या एनिमल है उसके भी मसल्स में होगा क्रिया, यानी लेकिन ये सम टाइम होगा। किस केस में होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वेगरस फिजिकल एक्सरसाइज, या कह सकते हैं एथलेट है कोई रनिंग कर रहा है उस केस में, जबकि क्या होता है हमको कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए उस केस में, O2 हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, O2 मिलेगा तभी तो एनर्जी हमारे अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो हमको एनर्जी मिलेगा वर्क करने के लिए मसल्स को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लड जो है उतना O2 सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस केस में क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन जो है O2 के एब्सेंस में ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, मसल को तो एनर्जी चाहिए, चूँकि वो रनिंग कर रहा है, फास्ट एक्सरसाइज कर रहा है, एनर्जी उसको चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाया ब्लड, तो एनारोबिकली वहाँ जो है फूड जो है टूटना शुरू हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है विद एब्सेंस ऑफ O2, और फिर वहाँ पे क्या होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ATP बनता है। तो देखते हैं किस तरह होता है, मसल सेल में कर सकते हैं, इन मसल सेल में कर सकते हैं। मसल सेल ऑफ कर सकते हैं एनिमल्स में सब आगे, ह्यूमन आ गए या अदर, ठीक है। ड्यूरिंग, ये हमेशा नहीं होगा, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज या रनिंग के केस में, इस केस में क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कैसा होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो एनर्जी जो हम लोग पाएंगे, एनर्जी कैसे मिलता है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा इसमें क्या होता है, ये होता है फूड जो है हमारा ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ये साइटोप्लाज्म में, फिर पायरूवेट बना, ऐसे को लोग पायरूविक एसिड कहते हैं। फिर इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिकली हो रहा है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन का, 2 लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का निर्माण होता है। इस तरह क्या होता है मसल्स को एनर्जी मिल जाता है, लेकिन हम लोग साथ में क्या देखते हैं एनर्जी तो मिल गया, ठीक है, वो आगे वर्क करेगा, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड है, ये क्या करता है हमारे मसल्स में क्रैम्प उत्पन्न करता है, यानी पेन करता है, दर्द ऐठन शुरू करता है। इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, इससे रिलीफ पाने के लिए और या तो हॉट बाथ लेते हैं, हॉट वाटर का बाथ लेते हैं, या तो मसाज करते हैं, फिर इससे हम लोग को रिलीफ मिल जाता है। हम लोग क्या देख रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हुआ, और दूसरा हमारे ह्यूमन के या अदर एनिमल जो हैं उसके मसल सेल में कब होगा, जब वगैरह एक्सरसाइज करेंगे, तो उस केस में इस तरह से एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है, इससे हमें रिलीफ मिलता है। आगे देखते हैं रिस्पायरेशन एनिमल में रिस्पायरेशन किस तरह से होता है। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल में हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेशल ऑर्गन भी होते हैं अलग अलग एनिमल में रिस्पायरेशन के लिए। जैसे हम लोग देखेंगे कि अमीबा है, अमीबा में जानते हैं कि यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक ही सेल होता है, वो उसका जो रिस्पायरेशन होता है वो जिस तरह मान लीजिए सेल है, इसी में O2 जो होता है इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इन करता है और CO2 बाहर निकलता है। इस तरह से अमीबा में रिस्पायरेशन का क्रिया होता है। और दूसरा जैसे हम लेते हैं अर्थवर्म है, जैसे कि अर्थवर्म
इसमें रिस्पायरेशन जो है वो स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। मॉइस्ट स्किन होता है, जिस होकर के O2 इन करता है और CO2 बाहर निकलता है। तो चूँकि अर्थवर्म का पूरे बॉडी में स्किन होता है तो उसको बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया मिलता है O2 को इन करने के लिए और CO2 को बाहर करने के लिए। और जैसे हम लेते हैं एक्वेटिक एनिमल, जैसे फिश है या अदर प्रॉन है, ये सब में किस तरह होता है एक्वेटिक एनिमल में? गिल्स के द्वारा। रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स आप फिश में पढ़ाई देखे होइएगा। इसमें क्या होता है, माउथ के थ्रू जो है फिश है, मान लीजिए फिश के माउथ के थ्रू वाटर इन करता है और गिल्स में जो है वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वही बॉडी के अंदर इन होता है, फिर उसी रास्ते से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इंसेक्ट, मान लीजिए इंसेक्ट में जैसे कि ग्रास हॉपर है या कॉकरोच है या हाउस फ्लाई है, इस समय क्या होता है, इन लोग के बॉडी में जो है टैनी होल्स होता है, छोटा छोटा छेद होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। इसी होल्स के द्वारा ये कनेक्टेड होता है ट्यूब से, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। इसी स्पाइरकल्स होकर के और ट्रेकिया होकर के ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, तो क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कर सकते हैं। ये होल जो है इसके द्वारा ही इसमें बॉडी होता है, रिस्पायरेशन क्रिया होता है। जैसे लैंड एनिमल, जैसे मान लीजिए लैंड एनिमल जैसे हम लोग हैं, लैंड एनिमल जैसे मान लीजिए कि मैन है, ह्यूमन, रिस्पायरेशन जो होता है ये यानी एक्सचेंज जो होता है बाय लंग्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। इसी मान लीजिए फ्रॉग है, फ्रॉग का स्पेशल है, इसमें इसका जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स से भी होता है और स्किन के द्वारा भी होता है, यानी बोथ दोनों ही से होता है, लंग्स और स्किन, लंग्स एंड स्किन कर सकते हैं। इसलिए देखते हुए कि फ्रॉग जो है मिट्टी के अंदर भी छुपा रहता है तो आराम से जीता रहता है, क्योंकि मिट्टी में जो सॉइल पार्टिकल के बीच जो ऑक्सीजन है वो उसको लेता है स्किन से और आराम से जिंदा रहता है। हम लोग क्या देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल जो होता है जैसे फिश वगैरह बहुत तेज़ी सांस लेता है, जल्दी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है वाटर में, इसलिए उसको जो है ब्रीदिंग जल्दी करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। तेज़ी ऑक्सीजन करेगा तो फिर ब्रीदिंग तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा ही, इस तरह से उसका जीवन चलता है। अब हम देखते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में किस तरह से होता है। ह्यूमन में लोग जानते हैं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे क्या नोज है, उसके अंदर नेजल पैसेज होता है, नोस्ट्रिल होता है, फिर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आगे करके ब्रोंकस होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में होता है, अल्वेलाई, इस तरह से रिस्पायरेशन जो है लंग्स से पहुंचता है और अल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज होता है। हम देखते हैं किस होता है। The process of respiration takes place inside the cells of our body. It involves our respiratory system. ठीक है। अब ब्रीदिंग ऑर्गन जो ह्यूमन में वो लंग्स है, यही एक लंग्स ही है जहाँ की गैस का एक्सचेंज होता है, O2 इन करता है, CO2 बाहर निकलता है। तो मैकेनिज्म देखते हो, किस तरह से मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म किस तरह से होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन करेंगे तो हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये हमारा माने लंग्स है, दोनों लंग्स के ऊपर क्या देखते हैं, रिब्स से इस तरह से बोनी स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स होता है और रिब्स के हर एक बीच में मसल्स होता है, इस तरह से हमारा लंग्स हो गया। और सबसे नीचे जो हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डायफ्राग्म कहते हैं। ये हमारा हो गया जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, मान लीजिए नंबर ए इसको दे लीजिए, ब्रीथ इन, ब्रीदिंग इन, जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं उसके इसके लिए क्या है, हमारा ये रिब्स जो है ये यानी एक पिंजरा की तरह होता है बना, जो हमारे लंग्स को, ये हमारा लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है,
ये एयर इधर से इन करेगा तो इस तरह से ट्रेकिया से होते हुए अंदर जाएगा। ये हो गया रिब्स केज। रिब्स केज हो गया, ये मूव करेगा अपवार्ड एंड आउटवार्ड, अपवार्ड और कर सकते हैं एंड आउटवार्ड। हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ये भी इस तरह से मूव करेगा इधर अपवार्ड और आउटवार्ड की तरफ। ये जो हो गया रिब्स केज हो गया, ये रिब्स केज विथ लंग्स इनसाइड, विथ लंग्स इनसाइड। डायफ्राम जो ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम जो है नीचे की ओर यानी मूव करता है डाउनवार्ड। जब हम लोग ब्रीथ इन, जैसे एयर आता है नोज से, नोस्ट्रिल्स होते हुए पैसेज, नेजल पैसेज होते हुए इन करता है ये लंग्स में, तो हम लोग क्या होता है, ये रिब्स केज जो है इसके अंदर बीच का मसल्स है, दोनों क्या होता है मूव अपवार्ड बाहर की ओर एंड आउटवार्ड। डायफ्राम जो है नीचे की ओर जाता है, मतलब ये इधर बढ़ा, ये भी इधर बढ़ा और ये नीचे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ लंग्स के अंदर जो है स्पेस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्पेस बढ़ने से। इस तरह से क्या होगा, एयर जो है एटमॉस्फेयर से इन कर जाता है, यानी O2 है, ये क्या करेगा इस तरह से इन करेगा। क्या कर सकते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन द मसल्स बिटवीन द रिब्स कंट्रैक्ट causing the rib cage to move upward and diaphragm को कंट्रैक्ट, यानी रिब जो केज है कंट्रैक्ट करता है और क्या होता है कि रिब केज जो है अपवार्ड एंड आउटवार्ड मूव करता है एंड जो डायफ्राम है वो डाउनवार्ड मूव करता है, जिससे क्या होता है स्पेस जो है इसके बीच बढ़ जाता है लंग्स में एंड गेट फिल्ड विथ एयर एंड एक्सपेंड करता है। इस तरह से क्या होता है O2 का इन होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अब ब्रीथ आउट करते हैं तो किस तरह से होता है। दूसरा इस तरह से बनाएंगे इसको, ब्रीथ आउट करने के इसमें रिब्स हो गया, इस केस में क्या होता है कि डायफ्राम जो है ये हमारा हो गया लंग्स, ये जो हमारा रिब्स है जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, ये कहेंगे रिब्स मूव्स डाउनवार्ड, डाउनवार्ड बार मूव करता है एंड इनवार्ड। और ये जो हमारा डायफ्राम है ये भी है अपवार्ड मूव करता है, अपवार्ड यानी लंग्स की तरफ अपवार्ड। मूव्स अपवार्ड, यानी इसमें क्या होगा ब्रीथ आउट होगा, एयर बाहर निकलेगा, CO2 जो है बाहर निकलता है। इसमें क्या कर सकते हैं, व्हेन वी ब्रीथ आउट या कर सकते हैं एक्सहेल द मसल्स बिटवीन द रिब्स, रिलैक्स करता है मसल इसके बीच का, रिब्स के बीच का मसल एंड काउजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवार्ड एंड इनवार्ड। द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवार्ड, स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, जिससे क्या होता है डिक्रीज कर जाता है एंड मूव एंड मेक इट स्मॉलर एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। इस तरह से मैकेनिज्म होता है इन करने का आउट करने का। अगला देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन किस तरह से होता है। तो मैंने हम लोग क्या देखते हैं इस तरह से, हम लोग क्या देखते हैं नेजल पैसेज, इस तरह से यहाँ से एयर आया, ये हमारा माउथ कैविटी है,
ठीक है। यहाँ से फूड आता है हमारा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर से फिर ट्रेकिया इस तरह से लगा होता है, इसमें फिर दो भागों में बंटता है ट्रेक्यूल्स। ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा डायफ्राग्म हो गया। अब ये ट्रेकिया जो है, जो लंग्स के अंदर ट्रेकिया जो है दो भाग में बटा, यहाँ पे ब्रांच हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। ढेर सारा ब्रांचेज होता है इसका। कई ब्रांचों में बटा होता है यहाँ पे आकर। यहाँ पे एक लीड टाइप से लगा रहता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है कि जब हम लोग भोजन, क्योंकि ये जो हमारा हुआ इसको हम लोग कहते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है, या नेजल कैविटी कहते हैं। ये हमारा हो गया ट्रेकिया, ये हो गया हमारा वॉइस बॉक्स, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। जैसा आवाज़ होता है नहीं, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको। फिर ट्रेकिया आ जाए, दो भाग में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। सिंगुलर हो गया इसका, सर्कुलर होता है ब्रोंकियोल से। ब्रोंकस हो गया, दोनों साइड डिवाइड है। फिर ब्रोंकस से कई भागों में इसका डिवाइड होता है, इस तरह से ब्रांच निकलता है, इसको लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स हो गया। ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, इसको एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। ये क्या है? एयर सेक, एयर सेक। ये हमारा डायफ्राग्म, ये हो गया हमारा इस तरह से। ये जो है कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है, इस तरह से होता है। इसको हम लोग चेस्ट कैविटी कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी, या इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। और ये हमारा माउथ कैविटी है, इसको हम बुक्कल कैविटी कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द एयर जो है फॉर रिस्पायरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से एयर आता है इस तरह से, O2 मान ले आया, एंड प्रेजेंट नोज में जो कैविटी होता है नेजल पैसेज, इधर से O2 इन करता है, वो फिर आता है कहाँ पे? ट्रेकिया में। और ये जो कॉमन प्लेस होता है माउथ का और नेजल कैविटी का, यहाँ इसको लोग फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग। फेरिंग्स बोलते हैं। ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। ये कॉमन प्लेस होता है नेजल कैविटी का और फेरिंग्स का, तो इसके ऊपर हवा आता है, फिर ट्रेकिया में इस तरह से इन करता है। ट्रेकिया में, ट्रेकिया जो है दो भागों में बटा होता है, जिसको लोग ब्रोंकस कहते हैं या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, दोनों भाग। ये जो एक कार्टिलेजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है, जो कि ब्रोंकस को या ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का बना होता है, सो जब एयर आएगा तो किसी भी तरह से वो कोलैप्स ना करे, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ब्रोंकस जो है फिर आगे चल के बहुत सारा इसका ब्रांच निकलता है, इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके सबसे एंड पार्ट पे क्या होता है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको एयर सेक कहते हैं। यहीं पर जो है गैस का एक्सचेंज होता है, यानी O2 जो है एक्सचेंज करता है, सेल में आता है, फिर यहाँ से CO2 लेकर के फिर से इस तरह से बाहर आता है, यानी यही एक प्लेस है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे एयर आता है तो हमारा नोज जो है नेजल पैसेज, इसमें
क्या होता है, स्मॉल स्मॉल हेयर टाइप का रचना होता है और इसमें एक म्यूकस निकलता है, इसमें ग्लैंड होता है जिससे म्यूकस क्या होता है, उससे एयर जैसे इन किया, एयर में जो कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई इम्प्योरिटी है उसको यहीं रोक लेता है, फिर साफ एयर को ट्रेकिया में आगे इन करने के लिए देता है। और जो पार्ट है जो यहाँ बिटवीन थ्रोट, कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप इज कॉल्ड फायरिंग्स। और सॉरी यहाँ फायरिंग्स का मिस्टेक लिखा गया, ये फायरिंग्स है, ठीक है, फायरिंग्स है। फ्रॉम द नेजल पैसेज एयर इंटर इनटू द फायरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप ट्रेकिया। फिर कहेंगे ट्रेकिया does not collapse because it support by ring of cartilage. The upper end of trachea जो है, यहाँ पर अपर एंड में यहाँ एक वॉइस बॉक्स होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। ट्रेकिया जो डिवाइड किया, जो हमने बता चुका अभी, डिवाइड करके दो भाग में पड़ता है, ब्रोंकियल्स इसको कहते हैं हम लोग। ट्रू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स, ये ब्रोंकाई जो है लंग्स में जाता है, कनेक्टेड होता है। इच ब्रोंकल डिवाइड इन द लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज नंबर ट्यूब्स है, हम लोग ब्रोंकियल्स कहते हैं। ब्रोंकियल्स हैव टेनी एयर सेक एंड देयर एंड जो है उसको एल्विलाई कहते हैं, उसको सिंगुलर को एल्वियोलस बोलते हैं। एल्विलाई आर वेरी थिन, जो एल्विलाई है बहुत ही थिन होगा, एंड आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरी, ढेर सारा ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है। इट इज इन द एल्विलाई द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, O2 का आना, CO2 का फिर बाहर निकलना। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बहुत ही लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हम किसी ह्यूमन के यदि दोनों ही एल्विलाई, दोनों ही जो लंग्स में एल्विलाई है उसको यदि हम ओपन करें, यानी कर सकते हैं अनफोल्ड करें, तो इसका एरिया जो है कम से कम होगा 80 स्क्वायर मीटर के बराबर। सारे एल्विलाई को कलेक्ट करके उसको अनफोल्ड करते हैं, फैलाते हैं, तो कितना एरिया मिलता है हमको, 80 स्क्वायर मीटर, जो कि लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। हम लोग क्या देखते हैं, यही जो है बड़ा सा एरिया जो एल्विलाई का, यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में है वो काम करता है, O2 आता है और CO2 निकलता है। तो ये हो गया हमारे ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज क्लास यहीं तक।